नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज की क्लास में आज हम बात करने वाले हैं कि तापमान को नियंत्रित करने वाले कारकों की। पिछली कक्षा में हमने कुछ कारक भी पढ़े थे, उसके बारे में हमने स्टडी भी की थी और हमने आपको डिस्क्राइब करके बताया था किस प्रकार से तापमान के वितरण में असमानता आ जाती है। तो उनमें हमने कुछ कारक पढ़े थे, जैसे हमने कहा था कि अक्षांश से विस्तार के बारे में पढ़ा था, विषुवत रेखा से दूरी के बारे में पढ़ा था कि अक्षांश से विस्तार और विषुवत रेखा से दूर जाने पर या पास आने पर किस प्रकार से तापमान में परिवर्तन होना स्टार्ट कर देता है। क्योंकि हमें यह भी मालूम होना चाहिए कि तापमान के आधार पर जो अक्षांश रेखाओं को निर्धारित करते हैं वो क्या करती है, वो शीतोष्ण कटिबंध, उष्ण कटिबंध या ध्रुवीय क्षेत्रों आदि क्षेत्रों को इंगित करती है। यानी कि सूर्य का जो प्रकाश होता है, सूर्य लंबवत और सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती है, उसके कारण आपके पूरे पृथ्वी पे क्या सूर्य ताप के वितरण में असमानता आती रहती है और उसी के कारण क्या होता है, उसी के कारण प्रति एरिया में आपके तापमान में परिवर्तन होना स्टार्ट हो जाता है, कहीं पर कम कहीं पर ज्यादा। इसी के पश्चात हमने कहा था कि समुद्र से ऊंचाई की बात की थी, किस प्रकार से ऊंचाई पर जाने पर तापमान कम हो जाता है। उसके पश्चात हमने कहा था कि समुद्र से दूरी होने पर, समुद्र से दूरी से अभिप्राय यह था कि जल का प्रभाव किस प्रकार से पास में और जल से दूर जाने पर आपका तापमान बढ़ने लग जाएगा। यानी कि समुद्र के पास समकालीन जलवायु मिलेगी और उससे दूर जाने पर महाद्वीपीय जलवायु मिलेगी, यानी स्थल की प्रधानता और टेम्परेचर बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। इसके पश्चात हमने कहा था कि जल और स्थल में अंतर आ जाने के कारण भी आपके तापमान में वितरण होता है। क्यों? सिंपल सी बात हमने समझाई थी आपको कि स्थल भाग क्या करते हैं, स्थल भाग सनराइज को जल्दी एब्जॉर्ब करता है, अवशोषित कर लेते हैं। और जल में क्या होता है, जल में जो सूर्य का प्रकाश होता है उसको गहराई तक जाना होता है। 20 मीटर की गहराई तक या उससे अधिक गहराई पर जाने पर क्या होता है, उसको पूरे जलीय क्षेत्र में तापमान को बराबर करने में ज्यादा समय लग जाता है। तो इन कारकों को हम चर्चा करते हुए अगले कार्य की हम बात करते हैं, धरातलीय ढाल और धरातलीय विशेषता। तो ये दोनों अपने आप में एक फैक्टर है और उनके द्वारा हम ये देखेंगे किस प्रकार से धरातलीय ढाल या धरातलीय विशेषताओं के आधार पर तापमान में अंतर आ जाता है। तो हम बात कर रहे हैं धरातलीय विशेषताओं के आधार पर। और धरातलीय विशेषताओं से अभिप्राय हम पहले बता देते हैं। क्या होता है कि सनरेज जो धरातल के ऊपर आती है तो दो फैक्टर होता है, उन दो फैक्टरों का आपको आना भी चाहिए बिल्कुल इजी। कि हमने एक कहा कि एक बार तो होता है परावर्तित यानी रिफ्लेक्शन हो गई कोई चीज, और एक होता है एब्जॉर्ब यानी अवशोषित या अवशोषण हो गया। तो जो परावर्तन होती है सूर्य की किरणें, तो हमने कहा था वायुमंडल में आने पर या धरातल की सतह पर टकराने पर कुछ क्या होती है, सनराइज वापस परावर्तित हो जाती है, रिफ्लेक्ट हो जाती है, यानी उनका धरातल को गर्म करने में कोई उनका रोल नहीं रहा। और कुछ धरातल जो सौर विकिरण है वो आपकी धरातल पर आती है, वो क्या करती है, वो उनको अवशोषित कर लेती है। यानी हमने कहा था 51% जो धरातल आपका एब्जॉर्ब करता है टेम्परेचर, उसी के कारण आपका टेम्परेचर क्या होता है, धरातल का सामान्यतः बढ़ता है। तो हम बात कर रहे हैं कि धरातलीय ढाल की। धरातलीय ढाल, धरातलीय ढाल यानी तापमान के वितरण को प्रभावित करता है। धरातलीय ढाल, धरातलीय ढाल, ढाल ही नहीं सॉरी, धरातलीय विशेषता पढ़ लेते हैं पहले, फिर ढाल पढ़ेंगे। विशेषता, देखिए दोस्तों, धरातलीय विशेषता का मीनिंग ये हो जाता है सीधा से, अगर आपको समझना है कि एक होता है आपके परावर्तन, जिसको हम कहते हैं रिफ्लेक्शन, और एक होता है आपका अवशोषण। अब देखिए कोई चीज अगर परावर्तित हो रही है यानी कि सतह पर सूर्य की प्रकाश और वापस लौट गई तो परावर्तित हुई, यानी यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे तापमान कम हुआ, ताप कम रहेगा। और अवशोषण, सूर्य की किरणों का हमने अवशोषण किया यानी ताप ज्यादा, और यही तापमान कम और ज्यादा का क्या होगा, एक वितरण में असमानता हो गई। तो इसमें हम बात करना चाहेंगे जो परावर्तन होता है, जिसको हमने एक नाम भी दिया था, जैसे एल्बिडो। और ये एल्बिडो क्या होता है, एल्बिडो मतलब होता है किसी सतह पर सूर्य का प्रकाश की किरणों का आने पर पश्चात वापस गमन कर जाए, वापस लौट जाए। और कितना परसेंट, यदि हमने कहा कि एल्बिडो आपका 20% है, तो 20% का मीनिंग ये क्या हो गया कि 80% तो लौट गए और 20% आपके पास शेष है। तो इसी प्रकार हम देखते हैं कि अलग अलग धरातल के ऊपर अलग अलग परावर्तन के कारण कहीं पर तापमान कम और ज्यादा होता रहता है। और सामान्यतः हमने कहा कि आपका जो हिमाच्छादित प्रदेश होता है, हिमाच्छादित इनका एल्बिडो का प्रतिशत कितना होता है, एल्बिडो
का परसेंटेज, ये होता है आपके 70 से 90% होता है। आपके रेत का हम कहें, रेत का एल्बिडो होता है आपके 20 से 30% होता है। आपके हमने का वन का या जल का, तो वन का कितना होगा जल का कितना होगा, तो देखिए जल का तो हो जाएगा आपका 3 से 5%, वन का हो जाएगा आपका 5 से 10% हो जाएगा। हमने कहा काली मिट्टी, काली मिट्टी या मृदा की बात करें तो इसका एल्बिडो हो जाएगा 70 से 80% हो जाएगा। हमने कहा आपके कोणधारी वनों का, कोणधारी वन, इनका हो जाएगा 10 से 15% हो जाएगा, 10% 15%। फिर हमने कहा आपके शुष्क एवं तर, शुष्क क्षेत्र और तर क्षेत्र, इनका एल्बिडो भी बदलता रहता है। तो शुष्क का तो आपका हो जाएगा 10 से 15 और ये हो जाएगा आपका 10%। यानी हम ये कहना चाहते हैं कि धरातल के ऊपर सभी का एल्बिडो परावर्तन हो जाता है, यानी जितने हम एल्बिडो की बात करें कि उतनी क्या इतनी वापस आपकी लौट जाएगी वायुमंडल में, तो इसको कितना, इसको 30 से या 20% ही मिल पाता है। यानी कि जो हिमाच्छादित क्षेत्र होते हैं वो कितनी ज्यादा सूर्य की किरणों को वापस लौटा देते हैं और वो परावर्तित कर देते हैं, यानी कि उनका परावर्तन हो जाने के कारण उस एरिया को गर्म करने पर ज्यादा योगदान नहीं रहा। और इसी कारण से हमने कहा कि धरातल के ऊपर सभी का एल्बिडो, सभी की जो सूर्य की प्रकाश की किरणें होते हैं परावर्तन होने के कारण क्या होता है, और परावर्तन की वजह ऑब्जर्व भी करती है, अवशोषित भी करती है। परावर्तन कहीं पर ज्यादा है, अवशोषण कहीं पर ज्यादा है। जहां पर परावर्तन ज्यादा हुआ वहां पे तापमान कम होगा, जहां पर अवशोषण ज्यादा हुआ वहां पे तापमान ज्यादा होगा। तो इस फैक्टर के द्वारा हम ये समझते हैं कि धरातलीय विशेषताएं भिन्न भिन्न पाए जाने के कारण तापमान में भिन्नता का आना स्वाभाविक माना जाता है। तो नेक्स्ट टॉपिक की हम बात करते हैं धरातलीय ढाल की। तो अगला है आपका धरातलीय ढाल, धरातलीय ढाल। अब धरातलीय ढाल यानी सरफेस स्लोप, सीधा सा क्या हो गया, सरफेस का स्लोप, सरफेस स्लोप। अब देखिए कि स्लोप ए ढाल, और दो चीजें इसके अंदर आपको सिंपल से आपको समझ में आना चाहिए। एक तो होता है आपका सूर्योन्मुखी और एक होता है आपका सूर्यविमुखी, विमुखी। यानी कि सूर्योन्मुखी या सूर्यविमुखी का तात्पर्य ये हो गया कि जो भाग सूर्य के सामने होता है और जो भाग सूर्य से दूर होता है या सूर्य से पीछे होता है, तो वहां पे क्या होगा, सामान्यतः आपको पता है जो भाग सूर्य के सामने आता है, जहां पर सूर्य की किरणें लंबवत पड़ेगी वहां पे तापमान बढ़ेगा, और जो भाग सूर्य से दूर होगा या सूर्य की किरणें लंबवत नहीं पड़ के तिरछी पड़ेगी या सूर्य से पीछे होगा, तो उसमें क्या होगा, वहां पे तापमान कम होगा। तो हमने कहा कि जो भाग सूर्य के सामने होगा, सूर्योन्मुखी होगा, वहां पे तापमान क्या हो गया, वहां पे आपका तापमान ज्यादा हो गया, तापमान अधिक हो जाएगा। और जो भाग सूर्य विमुखी, सूर्य से दूर होगा, तो वहां पे तापमान आपका कम हो जाएगा, तापमान कम हो जाएगा। अब देखिए इसको हम एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि कैसे हम बात करें। जैसे हमने कहा कि जो पर्वतीय एरिया होता है, तो पर्वतीय, तो उसके उत्तरी भाग पे और दक्षिणी भाग पे यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे सूर्य का प्रकाश क्या होगा, यहाँ पे कम और यहाँ पर ज्यादा होगा। पर्वतों की स्थिति की बात करें, या हमने कहा कि यूरोप के जो आपके अल्पाइन पर्वत है, अल्पाइन पर्वतों पे क्या होता है, अल्पाइन पर्वतों पर उत्तरी भाग पर अधिक ताप और दक्षिणी भाग पे यानी घाटियों में ताप, दक्षिणी भाग पे सॉरी उत्तरी भाग पे ताप आपका क्या हो गया, कम हो गया, उत्तरी भाग पे ताप आपका कम हो गया।
था कम और दक्षिणी भाग में ताप अधिक। इसी कारण से हम ये देखते हैं कि पर्वतों के ऊपरी भागों पर और पर्वतों के निचले भागों पर या घाटियों में अधिकतर वहां पे सेटलमेंट या अधिवास देखने को मिलते हैं और वहां पे कृषि जैसी स्थिति होने को मिल जाती है। तापमान अधिक होने के कारण तापमान ऊपर जाके कम हो जाता है। और इसका अच्छा एग्जाम्पल हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि जो आपका इंडिया है और इंडिया में जो आपका ये आपका जो हिमालय पर्वत है, और हिमालय पर्वत क्या करता है, ये भी तो ढाल ऐसे हमने कहा ये आपके पश्चिम से पूर्व की ओर इसका जो विस्तार है उसके कारण क्या होता है, ये अवरोधक का काम करता है इन पर्वत, यानी सूर्य का प्रकाश इधर आएगा तो दूसरी ओर कम जाएगा। तो हम ये कहेंगे कि जो आपकी जो यहाँ से ठंडी हवाएं आती है, ठंडी हवाएं उत्तरी भाग से, उनको इंडिया में आने से ये रोकता है। हिमालय पर्वत है अवरोधक का काम करता है और ग्रीष्म काल में ज्यादा गर्मी होने से भी ये आपकी सुरक्षा करता है। तो एक एग्जांपल हमने हिमालय के द्वारा समझा, एक एग्जांपल हमने अल्पाइन पर्वत के द्वारा समझा, और एक स्थिति आप ये देखिए, यदि संयुक्त राज्य अमेरिका के, संयुक्त राज्य अमेरिका का नाम आपने सुना है, कनाडा का नाम आपने सुना है, तो दोनों क्या, दोनों आपके उत्तरी अमेरिका के एरिया है। तो वहां पे क्या होता है, पश्चिम से पूर्व में पर्वतों के अभाव के कारण हिमानी या हिमाच्छादित क्षेत्र अर्थात आर्कटिक क्षेत्र से उठकर आने वाली तेज हवाएं, बर्फीली हवाएं क्या करती है, वो खाड़ी तटों के पास में आकर क्या कर देती है, तापमान को काफी कम कर देती है, निम्न ताप कर देती है। और इसी प्रकार जब ग्रीष्म काल में क्या होता है, वहां पे उष्णकटिबंधीय हवाएं आके वहां पे तापमान को बढ़ा देती है। इट मींस हम ये कहना चाहते हैं कि ढाल के अकॉर्डिंग भी आपका, सरफेस स्लोप के अकॉर्डिंग भी आपका सूर्य ताप में कम और ज्यादा अंतर आ जाने के कारण कहीं पर तापमान ज्यादा होता है, कहीं पर तापमान कम होता है। तो अगले फैक्टर की हम बात करेंगे कि आपके प्रचलित पवन के आधार पर किस प्रकार से सूर्य ताप में अंतर आ जाएगा। देखिए प्रचलित पवन किस प्रकार से तापमान को प्रभावित करेगी। प्रचलित पवन, देखिए प्रचलित पवन से अभिप्राय क्या है, किसी भी एरिया या किसी भी अक्षांशीय स्थिति के पास की बात करें या किसी भी स्थान अवस्थिति की बात करें तो उस एरिया के पर्टिकुलर स्थान पर चलने वाली हवा है। अब हवाएं आपकी स्थानीय भी हो सकती है, परमानेंट विंड्स भी हो सकती है, गर्म ठंडी भी हो सकती है, चक्रवात जन्य हवाएं भी हो सकती है। और आपको ये भी देखिए, अभी जो वर्तमान में जो चक्रवात आया आपका, अपमान जो चक्रवात आया आपके बे ऑफ बंगाली खाड़ी में, तो उसके पीछे क्या था, उसके पीछे भी टेम्परेचर का तो एक रोल है, यानी लो प्रेशर बनेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो साइक्लोन बनेगा आपका। तो यानी अभी कहना चाहेंगे कि आपके धरातल या पृथ्वी में जितने भी जो भौतिक जो परिवर्तन होते हैं उस सब में क्या है, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से आपका तापमान का बड़ा रोल होता है। और तापमान कम और ज्यादा हो जाने के कारण क्या होता है, कहीं कहीं पर कई प्रकार की चक्रवात आ जाना या प्रति चक्रवात जैसी स्थिति आ जाना या तेज आंधी या लू का चलना, ये सब क्या हो, ये सब आपके तापमान के वितरण को ही तो प्रभावित करती है। ये ग्रीष्म काल में आप देखते हो भारत में राजस्थान के पश्चिम भाग में गर्म हवाएं चलती है और उसको हम क्या देते हैं, लू के देते हैं। इसी प्रकार से आप देखते हो संयुक्त राज्य अमेरिका में चिनूक नाम की एक हवा होती है जो रोकीज पर्वत को पार करने के बाद में, रोकीज पर्वत को पार करने के बाद में पूर्वी भाग में क्या करती है, तापमान को बढ़ा देती है। यानी कि उधर शीतकाल था, लेकिन जैसे ही गर्म हवाएं पहुंची वहां के तापमान को बढ़ा दी, यानी 30 से लेकर 40 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान बढ़ा देती है। इसी कारण से वहां पे चारागाह सारे साल भर खुले रहते हैं या वहां पे चारागाह खेती आराम से कर पाते हैं। तो इन हवाओं का थोड़ा इफेक्ट होता है कि जिस एरिया से पर्टिकुलर स्टार्ट होती है दूसरे में जाती है, तो इनका इम्पैक्ट तापमान के कारण उस क्षेत्र को प्रभावित करता है। तो हमने कहा प्रचलित पवन, तो प्रचलित पवन में हमने कहा जैसे सागर से स्थल की ओर चलती है, सागर से स्थल की ओर चलती है, या स्थल से सागर की ओर, स्थल से सागर की ओर, या हमने ये कहा कि आपके जो स्थानीय हवाएं होती है, स्थानीय हवा वो भी क्या होती है, एक आपकी गर्म भी होती है और एक आपकी ठंडी भी होती है। एक हमने कहा चक्रवातीय क्षेत्र बनने पर तापमान, बनने पे क्या हो जाएगा, तापमान आपका कम हो जाएगा, तापमान कम, और चले जाने पर
के जाने पर पश्चात तापमान आपका अधिक हो जाएगा। जैसे प्रतिचक्रवात को हम कह सकते हैं। तो हमने कहा सागर से इस तरफ की ओर, यानी सागर से इस तरफ की ओर जाती है तो सागर के प्रभाव के कारण यहाँ तापमान को क्या करेगी, कम कर देगी, और इस तरफ से सागर की ओर जाएगी तापमान क्या कर देगी, तापमान आपके अधिक कर देगी, ये तापमान को कम कर देगी। ये एक फैक्टर आपकी प्रचलित पवन। या हमने कहा कि स्थल से सागर की ओर, तो वही बात होगी जो हमने यहाँ पे आपको बताई, स्थल आपके ज्यादा टेम्परेचर को एब्जॉर्ब करता है और सागर के जलीय भाग होते हैं वो टेम्परेचर को कम करती है। तो आपको सिंपल सी पता है। अगला स्थानीय हवा। अब स्थानीय हवा होती क्या है, देखो स्थानीय हवा का मतलब ये होता है कि पर्टिकुलर किसी एरिया में चलने वाली, वहां की स्थान पे चलने वाली हवाओं को लोकल विंड से स्थानीय हवाएं कहते हैं। जैसे सबसे बेस्ट एग्जांपल अगर आपको समझना है तो राजस्थान में इसे लू कहते हैं। अब ये कब चलती है, ग्रीष्म काल में एक हीट वेव्स होती है, गर्म पवन के रूप में चलती है। वो क्या करती है, राजस्थान के पश्चिमी भाग में ज्यादा चलती है और वहां पे गर्माहट पैदा कर देती है। इसी प्रकार से हमने कहा चिनूक की हमने बात की थी। चिनूक और केवल पूछ लिया जाए चिनूक क्या है, चिनूक क्या है, गर्म हवा होती है जो कहाँ चलती है, यूएसए के रॉकीज पर्वतों पे चलती है। और ये रॉकीज जैसे आपके यूएस में रॉकीज है तो यहाँ से उठ के इस ओर जाएगी तो यहाँ पे क्या कर देगी, 30 से लेकर 40 डिग्री तक टेम्परेचर को क्या कर देती है, कम कर देती है। और यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे बर्फ वाला जो एरिया वो क्या पिघल जाता है, थोड़ा सही एरिया बन जाता है। जैसे हमने कहा हरमट्टान, हरमट्टान को तो हम क्या कहते हैं, डॉक्टर की संज्ञा भी देते हैं, डॉक्टर की संज्ञा या डॉक्टर हवा किसे कहते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। ये बार एग्जाम पूछा गया डॉक्टर हवा किसे कहते हैं, तो हम किसे कहते हैं, हरमट्टान को। क्यों, क्योंकि जब ये विंड्स आपके अफ्रीका के पश्चिमी तटों पे जाती है तो वहां पे क्या होता है, वहां पे ह्यूमिडिटी एरिया, आर्द्रता वाला एरिया होता है और जैसे ही गर्म हवा वहां पे जाती है तो वहां पे थोड़ा ड्राई एरिया कन्वर्ट कर दे तो वहां के लोगों को काफी सुखद अनुभव हो जाता है। और वहां पे सुखद अनुभव होने के कारण इसको हमने क्या कह दिया, हरमट्टान को डॉक्टर की संज्ञा दे दी। इसी प्रकार आप देखते हो कि अफ्रीका के उत्तरी अफ्रीका में जो सिराको पवन होती है, जो लोकल विंड्स है, सिराको पवन उठ के जाती है तो क्या करती है, गर्म है तो गर्म जब पवन या गर्म जब हवा कहीं दूसरे स्थान पे जाएगी तो वहां पे गर्माहट के कारण वहां के तापमान को बढ़ा देती है। इसी प्रकार से हमने कहा कि जो आपके पंपेरो होती है या ब्लिजर्ड होती है, हिम झंझावात ठंडी हवाएं होती है, ये क्या करती है, वहां पे दूसरे स्थान पे जाने पे वहां के तापमान को ज्यादा कम कर देती है। तो हमने कहा कि लोकल विंड्स के द्वारा भी क्या होता है, तापमान में गर्म या ठंडे होने के कारण उसके वितरण में असमानता आ जाती है। अब हमने कहा कि चक्रवाती क्षेत्र, कहीं पर भी चक्रवाती जो क्षेत्र बनेगा तो लो प्रेशर होगा। लो प्रेशर टेम्परेचर का कहीं ना कहीं इसमें एक बहुत बड़ा रोल होता है। तो टेम्परेचर कम हो जाने के निम्न दाब के जो केंद्र बन जाता है वही क्या करता है, वही आपके हवाओं को केंद्र से परिधि से केंद्र की ओर अटैक करता है और उसके कारण क्या होता है, आपके चक्रवाती क्षेत्र बनने लग जाते हैं। लो प्रेशर यानी टेम्परेचर। अभी आप देखते हो आपके दक्षिण पश्चिमी जो मानसून आएगा आपका इंडिया में, जो भी वर्षा काल जिसको हम कहते हैं दक्षिण पश्चिमी मानसून, उसके पीछे क्या होता है, उसके पीछे भी तो कहीं ना कहीं आपके इन प्रचलित पवन का तो इफेक्ट होता है। जैसे हमने मानसूनी पवन का, वो क्या करेगी, वो अपनी डायरेक्शन के अकॉर्डिंग आपकी विषुवत रेखा क्रॉस करेगी और उसका इम्पैक्ट अलग आ जाएगा। दक्षिण पश्चिम से दक्षिण पूर्व से दक्षिण पश्चिम मानसून नाम उसका पड़ जाएगा। तो इन हवाओं के द्वारा हमने देखा कि प्रचलित पवने किसी भी स्थान से दूसरे स्थान पर जाने पर उसके स्वभाव यानी वो गर्म है या ठंडी है उसके आधार पर जहां पर वो जाएगी उसके इम्पैक्ट को वहां पे वो बताएगी। यानी गर्म है तो उस एरिया को गर्म कर देगी, ठंडी है तो उस एरिया को ठंडा कर देगी। यानी कभी कभी गर्म और ठंडी पवनें आपस में इस तरह हवाएं मिलने के कारण भी क्या है कि वहां के क्लाइमेट में या वहां के मौसम में काफी अच्छा चेंज हो जाता है, अनुकूल भी होता है और प्रतिकूल भी होता है। जैसे हमने कहा पोलर विंड्स का, ध्रुवीय हवाएं ठंडी होती है बिल्कुल। हमने कहा उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में जो हवाएं चलेगी उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे ट्रेड विंड्स, व्यापारिक हवाएं कहेंगे। आपके शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में चलेगी उसको हम क्या कहेंगे, पछुआ हवाएं कहेंगे। तो ये जब हवाएं, कुछ हवाएं परमानेंट है, फिक्स है, पूरे साल भर एक जैसा चलती है तो उसका इम्पैक्ट टाइम टू टाइम फिक्स होता है। जैसे व्यापारिक हवाएं, पछुआ हवाएं, ध्रुवीय हवाएं, तो ये भी क्या करेगी, ये भी तो आपके ग्लोब के यानी पृथ्वी जो आपका अक्षांश स्तर पर हमने विभाजित किया उस पूरे जोन को पर्टिकुलर चेंज कर देती है। इसी कारण तो हम ये कहते हैं शीतकाल ग्रीष्म काल में पछुआ हवाओं का चलना या व्यापारिक हवाओं का चलना किस प्रकार से उस एरिया को या उस क्षेत्र को, चाहे इंडिया हुआ, चाहे चाइना हुआ या आपके अफ्रीका हुआ, किस प्रकार से अपने प्रभाव के द्वारा वहां के तापमान को प्रभावित करती है। तो अगला हम पढ़ेंगे सागरीय धाराएं किस प्रकार से तापमान को बढ़ाती है या घटाती है। तो अगला फैक्टर हम पढ़ेंगे
कि किस प्रकार से आपकी जो सागरीय धाराएं होती है वो तापमान को किस प्रकार से तापमान के वितरण को प्रभावित करती है। सागरीय धाराएं जिसको हम क्या कह सकते हैं, ओशियन करंट भी कह सकते हैं, ओशियन करंट। देखिए दोस्तों, ओशियन करंट अच्छा टॉपिक है, एग्जाम में इससे रिलेटेड आपके चैप्टर भी है और पूछा भी जाता है और आपको अच्छे से आना भी चाहिए। कि सिंपल सी बात है कि ओशियन करंट क्या होती है। ये दो प्रकार की होती है, एक होती है आपके गर्म जल की धारा, एक होती है आपकी ठंडी या ठंडे जल की धारा। अब गर्म जल की जो धारा होगी और ठंडे जल की जो धारा होगी, यदि कहीं पर एक दूसरे से मिल जाती है तो क्या होता है, वहां पर क्या करना लग जाती है, वहां पर आपके कोहरा बनाती है। और इसका फायदा क्या होता है, इसका फायदा आप देखते हैं मत्स्य क्षेत्र में या मत्स्य पालन वाले जो एरिया होते हैं वहां पर उनके लिए क्या होती है, वहां पे ये अनुकूल दशा बनती है। किसके लिए, मत्स्य यानी मछली के लिए। ये बिल्कुल सही है। दूसरा, गर्म है और ठंडी है तो कहीं पर ऐसे एरिया होंगे जैसे अटलांटिक महासागर हो गया, प्रशांत महासागर हो गया, हिंद महासागर हो गया, तो उस पूरे एरिया में आपके गोलार्ध के अनुरूप कहीं गर्म और कहीं पर ठंडी जलधाराएं चलती है। और इसके कारण क्या हुआ, जहां पर गर्म जाएगी तो गर्म क्या करेगी, अपना प्रभाव किसका लेके जाएगी, तापमान ज्यादा तो लेके जाएगी, तापमान अधिक हो जाएगा। और जहां पर ठंडी जाएगी वो क्या करेगी, वो तापमान कम कर देगी। तो यानी दो फैक्टर आपके सामने सिंपल से दे रखे हैं, यानी कम और ज्यादा, यानी तापमान में क्या हुआ, तापमान के वितरण में या तापमान के नियंत्रण में दो फैक्टर कम या ज्यादा के आगे। तो सिंपल सी बात क्या हुई कि सागरीय धाराएं भी किसी भी क्षेत्र में या किसी भी सागरीय क्षेत्र में तापमान को कम या ज्यादा करने में इनका एक योगदान माना जाता है। तो इसी को हम समझते हैं, जैसे आपके एक नाम होता है आपके गल्फ स्ट्रीम धारा, गल्फ स्ट्रीम धारा, एक होता है आपके क्यूरोसिवा धारा, क्यूरोसिवा धारा। और आपने एक नाम तो जरूर सुना ही होगा जो काफी चर्चा में रहता है, एल नीनो सुना ही होगा, एल नीनो। ये तो आपके एल नीनो काफी एक विचित्र फेनोमेना कह सकते हैं क्लाइमेट का, जो क्या करता है, वो क्लाइमेट को काफी हद तक कभी तापमान बढ़ा देता है, कभी आपके मानसून को प्रभावित कर देता है। तो गल्फ स्ट्रीम की बात कर रहे थे, गल्फ स्ट्रीम क्या है, एक गर्म जल की धारा है गल्फ स्ट्रीम। क्यूरोसिवा क्या है, ये भी एक गर्म जल की धारा है। एल नीनो क्या है, ये भी एक गर्म जल की धारा है। तो देखिए अभी जो गल्फ स्ट्रीम है वो किससे मिलेगी, वो आपकी मिल जाएगी आपके एक मिनट, अभी जो आपके गल्फ स्ट्रीम है वो किससे मिलेगी, वो आपके लेब्राडोर से, लेब्राडोर क्या है, लेब्राडोर आपके ठंडी जल की धारा है, और ये दोनों का, ये दोनों आपके यूएसए के और यूरोप, यानी ये यूएसए और इधर यूरोप है, इनके पास में इसके इंपैक्ट को देखने को आप ये समझोगे। गल्फ स्ट्रीम क्या करते हैं, गल्फ स्ट्रीम यूरोप के पश्चिमी भागों को जमने से या ठंडा होने से प्रभावित करती है, इसलिए यहाँ पे साल भर आपके बंदरगाह खुले रहते हैं, क्योंकि गल्फ स्ट्रीम की गर्म जलधारा का यहाँ पे इम्पैक्ट देखने को मिलता है, यानी तापमान थोड़ा बढ़ा हुआ रहता है, तो साल भर बंदरगाह खुले रहते हैं। इसी प्रकार से उनका गल्फ स्ट्रीम लेब्राडोर जहां पर मिलेगी वो एरिया हमने कहा था कि मत्स्य के लिए एक बढ़िया एरिया, एक अनुकूल दशाएं क्रिएट करता है, अनुकूल दशाएं बनाता है। एक हमने कहा क्यूरोसिवा, ये आपके क्यूरोसिवा क्या है, ये आपके प्रशांत महासागर में जापान के पास में क्यूरोसिवा धारा चलती है, जो क्या गर्म जल धारा है। एल नीनो आपको पता है, एल नीनो आपके दक्षिणी अमेरिका के पास में, जो आपके दक्षिणी अमेरिका है वहां पे एल नीनो चलती है, ये गर्म जल धारा है। और जहां पर ये गर्म जल धारा है तो गर्म जल धारा का इसका कहीं पर तापमान बढ़ाने में एक योग रहता है। तो धाराओं के द्वारा में समझ सकते हैं कि धाराएं क्या करती है, धाराएं किसी भी स्थान या किसी भी सागर तटीय पास में
स्थानों को गर्म या ठंडा करने के कारण वहां के एरिया में तापमान को बढ़ा देती है या घटा देती है। तो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कि मेघाच्छादित या मेघ आवरण के कारण किस प्रकार से तापमान के वितरण में प्रभावित होना स्वाभाविक होता है। तो जब मेघाच्छादन के बारे में बात करें, मेघाच्छादन यानी क्लाउड कवर एरिया। अब देखिए, आपको हमने सूर्य ताप में बताया, वायुमंडल में बताया, इस चैप्टर में हम पढ़ रहे हैं कि तापमान की हम बात कर रहे हैं। तो पूरी कहानी कहाँ पे चल रही थी? पूरी कहानी सूर्य देवता से चल रही थी। और कौन ले रहा था उसको? धरती माता ले रही थी। और धरती माता क्या कर रही थी? वापस सूर्य के प्रकाश को दे भी रही थी। क्या मतलब कि वायुमंडल में उस तापमान का संतुलन बनाए रखती है। तो हम ये कहना चाहते हैं कि मेघाच्छादन क्या करते हैं? जहां पर मेघ ज्यादा है, जहां पर मेघों का आवरण सघन है, वहां पे क्या करेगा? वहां पे तापमान ज्यादा बढ़ा देगी। कहां पर? धरातल के उस निचले भाग में। क्योंकि ये आपकी जो क्लाउड होंगे, जो क्लाउड जहां भी बनेंगे, अगर एक सघन है तो यहां से जो धरातल से जो आपके दीर्घ पार्थिव विकिरण होता है वो क्या करता है? वो चले तो जाता है, लेकिन क्लाउड के क्लस्टर के कारण वो तापमान यही बन जाता है और वापस आपके धरातलीय क्षेत्र में आ जाता है। तो यानी टेम्परेचर यहाँ पे ज्यादा बनने वाली स्थितियां बनी रहती है। यदि यहाँ पे क्लाउड नहीं हो और आपके एकदम विरल एरिया हो, खाली एरिया, तो क्या करेगा? दीर्घ पार्थिव विकिरण ऊपर जाने पर वहां के तापमान को बढ़ा देती है। और बढ़ाने के कारण क्या होता है कि विदाउट क्लाउड कवर एरिया होने के कारण। तो हम इसमें ये समझना चाहते हैं, ये समझा रहे हैं कि जहां पर मेघ से आच्छादित एरिया होता है और जहां पर मेघ से आच्छादित एरिया नहीं होता है, तो मेघ से आच्छादित एरिया में तापमान ज्यादा होता है और मेघ से आच्छादित एरिया जो मेघ से आच्छादित नहीं होते वहां पर तापमान कम होता है। इट मींस कि दीर्घ पार्थिव विकिरण के जाने पर तापमान के वापस बढ़ जाने के कारण और विदाउट क्लाउड कवर होने के कारण वहां पे तापमान अधिक बढ़ जाता है। तो सामान्यतः हमने ये कहा कि तापमान के वितरण को आपके मेघाच्छादन एरिया भी प्रभावित करता है। तो दोस्तों, हमने सारे कारक पढ़े, हमने तापमान के वितरण को किस प्रकार से प्रभावित करते हैं या उनको नियंत्रण कैसे करते हैं। तो इन सब कारकों को ध्यान में रखते हुए आप इनकी स्टडी कीजिए। दूसरी हम ये बात करना चाहते हैं कि हमने कहा था कि धरातल पर या पृथ्वी पर सबसे ज्यादा तापमान कहाँ पर है, या धरातल या पृथ्वी पर सबसे कम तापमान कहाँ पर है। तो हमने बताया था कि जो आपका लीबिया यानी अफ्रीका है वहां पर है। लेकिन थोड़ा उसमें ध्यान रखना कि लीबिया में आपकी अल्जीरिया एक जगह होती है। अल्जीरिया में विश्व का या धरातल का सबसे अधिक तापमान होता है, वो होता है आपके 58 से लेकर 60 डिग्री सेंटीग्रेड तक आपके बनता है। तो हमने कहा कि लीबिया में जो अल्जीरिया है वहां पे क्या, वहां पे धरातल का सबसे अधिक तापमान होता है। और इसी के पश्चात हमने ये भी कहा था कि सबसे कम कहां पे होगा, वो हमने कहा था कि अंटार्कटिका में, वोस्टॉक में आपके सबसे कम तापमान होगा। और एक चीज और हमने पढ़ा था, एक बर्कोयानस हमने पढ़ा था, बर्कोयानस। तो इसकी एक अच्छी विशेषता एग्जाम में पूछ ली जाती है। तो बर्कोयानस पहले तो कहां पर है? ये आपके रूस में, और रूस में कहां पर? साइबेरिया के पूर्वी भाग में, साइबेरिया। ठीक है। और बर्कोयानस को क्या कहते हैं? पृथ्वी का शीत बिंदु भी कह सकते हैं, या शीत क्षेत्र भी कह सकते हैं। ये ध्यान रखना आपको, पृथ्वी का शीत बिंदु किसे कहते हैं या पृथ्वी का शीत क्षेत्र किसको कहते हैं? बर्कोयानस पे कहते हैं। एक क्वेश्चन और है कि जैसे हमने कहा कि पृथ्वी का औसत तापमान कितना है, तो पृथ्वी का औसत तापमान कितना हो जाएगा? 15 डिग्री सेंटीग्रेड। कई बार एग्जाम पूछा गया कि पृथ्वी का औसत तापमान कितना होता है? 15 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो ये थोड़ी जानकारी आपको आनी चाहिए। तो तापमान के बारे में हम जो पढ़ रहे थे और देखिए, और नेक्स्ट क्लास में हम और बताएंगे कि तापमान किस प्रकार से तापमान का प्रतिलोमन होता है। अब तक हमने पढ़ा था तापमान का नॉर्मल लैप्स रेट है, सामान्य तापमान। अब हम पढ़ेंगे कि तापमान प्रतिलोमन होने पर किस प्रकार से धरातलीय क्षेत्र या वायुमंडल में उस तापमान में परिवर्तन होना स्टार्ट हो जाता है, और उसके कुछ इंपैक्ट पॉजिटिव भी होते हैं और कुछ उनके इंपैक्ट नेगेटिव भी होते हैं। तो दोस्तों, शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और हमारी नेक्स्ट क्लास है उसमें आप तैयार कीजिए। हम आपके लिए यहाँ सिखाने के लिए और आप सीखने के लिए प्रिपेयर रहिए। थैंक यू, धन्यवाद। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।